सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर के सारे सवाल करेंगे जो कि हमसे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। राइट। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए 2020 से लेके अभी तक के सभी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। रेकमेंडेड है कि आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसके बाद इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व खुद से करें। ठीक है। उसके बाद आके आप यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं। डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सवालों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत जगह इसका शायद आपको गलत डिस्कशन देखने के लिए मिल सकता है, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको जरूर से रेफर करें। यहाँ पे जो भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, चाहे वो आपका 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, सभी का लिंक आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला सवाल है जो हमसे पूछा गया था 4-1 का मतलब है 4th of April शिफ्ट 1 में। ठीक है। सवाल में कहता है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का माहौल है। आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसपे चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर का है। ठीक बात है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैविंग एन एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो भैया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी परिक्रमा कर रहा है, इसके ओर चारों ओर चक्कर काट रहा है। बढ़िया है सर। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो आपको वेलोसिटी होगी। बढ़िया है। एंड आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। एंड जाहिर सी बात है ये फोर्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। द ग्राफ that correctly represents the variation of the kinetic energy of the electron as a function of radius of the circular path। तो भैया सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, अगर हम लोग यहाँ पे r मान लेते हैं, इसका जो स्पीड है इस समय यहाँ पे, उसे अगर हम v मान लेते हैं, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये लैम्डा की वजह से आपको इस r रेडियस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज योर 2k λ/r। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज इक्वल टू योर mv²/r। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि भैया आपका जो r और r है आपस में मर जाएगा। अगर तुम इस 2 को, ये वाले 2 को राइट साइड डिनोमिनेटर में ले जाओ तो तुम देखोगे दिस इज योर k लैम्डा इज इक्वल टू योर mv²/2। एंड mv²/2 ही सर हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि भैया वो कांस्टेंट है। लैम्डा कांस्टेंट, k कांस्टेंट और e कांस्टेंट, यानी सर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। ठीक बात है सर। बढ़िया है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्या बोलता है सवाल में। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज having uniform surface charge density sigma is placed on xy plane। it is placed on the xy plane। तो पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे xy plane बना लेते हैं, z plane की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा z एक्सिस। जो आपको इनफाइनाइट शीट है वो हमारा xy प्लेन में है। तो इस प्रकार से हम फिलहाल के लिए xy प्लेन में एक शीट बना देते हैं, एक इनफाइनाइट शीट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक बात है। ये आपको xy प्लेन में है, ये आपको शीट xy प्लेन में है। ठीक बात है सर। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारा सर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। Another infinitely long line charge having a uniform line charge density lambda is placed at z is equal to 4 मीटर। तो भैया तुम ऐसा समझो कि आपका ये अगर z is equal to 4 है तो आपका एक स्ट्रेट वायर है इस प्रकार से, इस एक्सिस, इस लाइन के अबाउट आपको वो वायर रखा हुआ है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ठीक है। यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है सिंबल में, यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है। ठीक बात है सर। ये आपको 0,0,4 से पास कर रहा है। बढ़िया है सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ई। हमको यहाँ पे कहता है कि भैया सिग्मा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ई के बराबर है मैग्नीट्यूड में।
at the point 0,0,2 the ratio of magnitude of electric field values due to sheet charge to that of line charge। तो भैया 0,0,2 जो है वो आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। ये वाला जो आपको शीट है वो एक्स वाई प्लेन में है, वो आपको एक्स वाई प्लेन में है, और ये आपको 0,0,4 पे है। तो कहीं बीच में आपको लाई कर रहा है 0,0,2। हाँ सर, लाइन चार्ज से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम P बोल दें तो लाइन चार्ज से ये पॉइंट 2 यूनिट्स दूर है, ठीक है, 2 मीटर बोल लो, 2 मीटर दूर है। और इनफाइनाइट शीट से भी ये P पॉइंट 2 मीटर दूर है। लेकिन इनफाइनाइट शीट का ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट की बात करें, यहाँ पे S बोल देते हैं शीट के लिए, तो भैया वो तो आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है आपको इस 2 मीटर पे, है ना। शीट से आपको ये पॉइंट P का दूरी भी 2 ही मीटर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज वो आपको हो जाएगा 2k लैम्डा E बाई R, और R की जगह यहां पे हम 2 मीटर लिखेंगे, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया है। ठीक बात है सर। अच्छा, हमको यहां पे रेशियो पूछा है, तो हम यहां पे रेशियो लिख देते हैं ES अपॉन EL इज इक्वल टू सिग्मा E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये वाला 2 यहां से आपको मर जाएगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाई ये आपको जाएगा डिनोमिनेटर में k इंटू लैम्डा ई। लैम्डा ई को तो ऐसे लिख दिया, k को खोलते तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको सर ऊपर चला जाता, बिल्कुल। एट द सेम टाइम हमको पता है कि सिग्मा जो है वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा ई है, तो सिग्मा ई की जगह तुम 2 लैम्डा ई लिखता, तो ये, और या फिर ये देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लैम्डा ई है, तो ये जो 2 लैम्डा ई है इस सिग्मा ई को मार दिया होगा, ये एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट को मार दिया होगा, तो इवेंचुअली तुम्हारे पास यहाँ पे 4 पाई बच रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे कहता है कि दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू पाई अंडर रूट n। इसका मतलब इस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या इस n की वैल्यू 16 नहीं होनी चाहिए? तभी तो रूट से बाहर निकलेगा, तो सर ये हमको 4 बन पाएगा। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको फेयरली इजी था, बस खाली आपको डायग्राम करेक्ट बनाना था। ध्यान से देखिएगा। A charge q is placed at the center of one of the surface of cube, है ना, surface of cube है। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पे एक क्यूब है एंड क्यूब के वर्टेक्स पे नहीं है, क्यूब के वर्टेक्स पे नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आपका जो चार्ज है, सपोज कीजिए हम उसको यहाँ ले लेते हैं, सरफेस के सेंटर पे है, ठीक है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज हाउ मच? देखिए जाहिर सी बात है, अगर तुम यहाँ पे नीचे में भी एक क्यूब बना देते, अगर तुम यहाँ पे नीचे में भी एक क्यूब इस प्रकार से बना देते, तो ऊपर नीचे दोनों क्यूब से मिला के आपको फ्लक्स जो होता, दैट फ्लक्स वुड हैव बीन, टोटल फ्लक्स ऊपर नीचे वाले क्यूब से मिला के होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? लेकिन भैया वास्तविकता में आपको नीचे कोई क्यूब है ही नहीं, तो आधा ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से पास कर रहा है, आधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर से पास कर रहा है। बाकी का जो आधा है वो नीचे होता। तो भैया हमको तो सिर्फ ऊपर से ही पास करने के लिए सवाल में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो टोटल का आधा हो जाएगा, यानी सिंपली Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आपने उस प्रकार का सवाल किया होगा। फॉर एग्जांपल एक आपको हेमिस्फीयर है इस प्रकार से, और हेमिस्फीयर के अगर हम सेंटर पे एक चार्ज रखते तो हमसे बोलता है कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर से कितना पास करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप नीचे भी अगर एक हेमिस्फीयर मान लो तो टोटल से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो भैया ऊपर वाले से उसका आधा ही पास करेगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई साहब? हमको कहता है कि इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कूलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज हाउ मच? आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक बात है सर। इसका कुछ मास होगा me और इसका कुछ मास होगा mp। तो देखिए मास के वजह से इस पे होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है जिसके वजह से इस पे आपको होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही बात है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने यहाँ पे स्मॉल r मान लिया है। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, हमसे Fe अपॉन Fg यहां पे पूछ रहा है। सर Fe जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ke स्क्वायर,
क्योंकि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ई के ही बराबर है, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड एफ जी इज इक्वल टू योर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो सर हमारा आर स्क्वायर तो मर जाएगा, ऊपर में आपको है के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एक बार फिर से लिख लो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाई जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक बात है सर। अब अगर तुम यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो भैया, आप चारों ऑप्शंस को देखो, 10 टू द पावर 39, 19, 36, 29, फेयरली दूर दूर है भैया, ये दोनों कोई पास ऑप्शन नहीं है, काफी दूर है, 1000 का डिफरेंस है यहाँ पे, 1000 का फैक्टर है यहाँ पे, तो बहुत दूर है। तो भैया जब इतना दूर दूर है तो थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन कर ही लो, हमको बस 10 टू द पावर फाइंड आउट करना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, है ना? क्लियर है सर? 10 टू द पावर माइनस 11, यहाँ पे आपके पास कितना है, ये आपको माइनस 31 है, माइनस 11 है, तो ये आपको हो गया 42, 42 में 27 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपको 69, तो इसको और इसको यहाँ से हटाओ और ऊपर में लिख सकते थे तुम 10 टू द पावर 69। ठीक बात है सर। अच्छा, एट द सेम टाइम ये दोनों आपस में कटेगा, मतलब 10 टू द पावर माइनस 38 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो आपके पास बचेगा 10 टू द पावर माइनस 29। ठीक बात है, तो 10 टू द पावर माइनस 29, 10 टू द पावर 69, 10 टू द पावर 40। तो सर हमारे पास और क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, एक काम करो ना, 9.1 को 9 से काट ही दो, ऑलमोस्ट तो 1 के बराबर ही है, 1.67 1.6 काट दो ना, क्या जाता है, कर दो इतना। अच्छा सर, यहां पे सर अपने पास बच रहा है ऊपर में 1.6, यहां पे आपके पास बच रहा है 10 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई, नीचे में हमारे पास बच रहा है 6.67। अब देखिए दिस बाई दिस करोगे तो ये 1 से काफी छोटी वैल्यू है, इसमें से एक 10 इसको दे दो, तो 16 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 39। अब ये वाली वैल्यू जो है वो आपको 10 से छोटी है लेकिन 1 से बड़ी है, यानी कि आपका जो ऑर्डर आ रहा है वो लगभग 10 टू द पावर 39 के ऑर्डर का आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल सा क्वेश्चन है। द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड, राइट? भैया आपका व्हीकल है, उसके अंदर इनफ्लेमेबल फ्लूइड है, थोड़ा सा भी चिंगारी हो गया, आग वो फटाक से पकड़ लेगा, तो आपका जो मेटालिक चेन है वो हम लोग आपको व्हीकल के पीछे में लटका देते हैं, और वो चेन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्राउंड को टच कर रहा रहता है। अभी क्या होगा कि भैया इससे फायदा क्या होगा, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। कोई भी अगर आपको स्टैटिक चार्ज वहां पे अगर इंड्यूस हो गया है, राइट, तो चेन के थ्रू वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा, तो आपको स्पार्किंग नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में भी थोड़ा सा मतलब झोल टाइप्स आप कह सकते हैं। The electric field at point P due to an electric dipole is E, है ना, आपके पास ये डाइपोल है, ये पॉइंट P है। अब जो आपका एक्चुअल पेपर में भी जो डायग्राम था ना, उसमें भी क्या था कि ये जो आपको लाइन है ना, ये आपको है ना लाइन एग्जैक्टली ऐसा मिड पॉइंट पे होना चाहिए था, डाइपोल के मिड पॉइंट पे होना चाहिए था, वहीं से हम लोग बेसिकली इस आर को मेजर कर रहे होते हैं। तो ये सवाल में है ना डायग्राम थोड़ा सा ये ऑफसेट बना हुआ है, लेकिन इन्होंने जो भी इसका आंसर दिया वो यही मान के दिया है कि भैया आपको ये जो ओ पॉइंट है ना वो आपके डाइपोल के बीचों बीच वाला पॉइंट है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं कि आपके पास ये माइनस क्यू है, आपके पास ये प्लस क्यू है, और यहां से हमारे को आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, और यहां से हमारे को ऊपर में जाके 2r दूरी पे एक पॉइंट r है। अब इस प्रश्न में ना ये वाले पॉइंट का भी कोई मीनिंग नहीं है, कैपिटल क्यू पॉइंट का क्यों दिया है भगवान जानता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी दिस मच। ठीक बात है सर। तो सर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर E दे दिया है तो E क्या होगा, E आपको हो जाएगा 2pk डिवाइडेड बाई r क्यूब।
ठीक भाई। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस प्रकार से होगा E1, है ना, डाइपोल मोमेंट आपको इस डायरेक्शन में है P वेक्टर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पे। इसका फॉर्मूला आपको होता है PK बाई आर क्यूब, यहाँ पे R की जगह 2R है, तो सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2R का क्यूब, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई योर PK बाई आर क्यूब। PK बाई आर क्यूब का मतलब है कि 2 को यहाँ ले जाओ, तो PK बाई आर क्यूब इज नथिंग बट E/2, सो दिस बिकम्स योर E/16। हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है और इन्होंने जवाब जो है वो 16 ही दिया है। ठीक है सर, एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल। आपके पास ये एक स्फेरिकल शेल है एंड इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, डेंसिटी ऑन ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल, चार्ज सरफेस पे ही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज हाउ मच। तो भैया इस प्रकार के स्फेरिकल शेल पे अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, इसका जो रेडियस है यहाँ पे अगर हमने R बोल दिया है, तो आप जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की जगह लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर तो है ही, R स्क्वायर तो है ही, और आपका जो टोटल चार्ज दैट इज सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे हमको ऐसे दिख रहा है कि मेरा 4 पाई आर स्क्वायर मरा और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, बढ़िया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। 3 infinitely long charge thin sheets are placed as shown in the figure. The magnitude of electric field at point P is x sigma by epsilon naught। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई साहब ये एक इनफाइनाइट शीट है, शीट आपको इनटू द प्लेन है, आप सामने से देख रहे हो, एक शीट है, 2 शीट है, तीसरा शीट है। हमसे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता हुआ होगा, राइट, E1। -2 सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड -2 सिग्मा की तरफ आता हुआ होगा, E2। माइनस सिग्मा की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐड ही होना है, इसको बोल देते हैं E3। तो आपका जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बेसिकली तीनों का सबमिशन है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स का सबमिशन होगा। तो भैया E1 यानी सिग्मा की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा की वजह से, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, माइनस साइन मत पुट कर देना, डायरेक्शन तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है साइन के हिसाब से ही। तो चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपस में मरेगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे इतने, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि x की जो वैल्यू अपनी 2 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा और देखिए और क्या पूछ लिया हम लोगों से। भैया आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर है, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, दोनों पे अगर चार्ज मान लीजिए Q1 है और Q2 है, अगर आपने इन दोनों को आपस में टच कराया तो टच कराने के बाद दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा, दैट विल बी दोनों के इंडिविजुअल जो पुराना था दोनों के सम का आधा, दोनों के सम का आधा इनके ऊपर फिर फाइनल चार्जेस आ जाएंगे। ये रिजल्ट बहुत से बच्चों को याद रह जाता है ना। आप इसे शायद अपने थ्योरी में पढ़े होंगे या फिर आपने कोई और PYQ जब सॉल्व किया होगा तो आपने इसको देखा होगा। ठीक बात है सर, सिंपल सी बात है भैया, टच करने के बाद दोनों के सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाता है, उसी फंडे को इस्तेमाल करके आपको ये आता है। अब हमको क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग spheres P and S with charges Q on H repel each other with a force of 16 Newton। आपके पास एक है, आपके पास एक और है, इनके बीच में कुछ तो दूरी सर हमको आ रही होगी, एंड इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज है, इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे को अभी फिलहाल सर रिपेल कर रहे हैं, और दोनों स्फीयर का डायमेंशन सेम है, रेडियस सेम है, यानी ये वाला जो चीज़ है वो आगे जाके इस्तेमाल हो सकता है।
अभी जो इनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू योर क्यू स्क्वायर अपॉन योर आर स्क्वायर, Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन। और ये फोर्स हमको कुछ नहीं 16 न्यूटन कहता है। ये फोर्स हमको, हम तो कह रहे हैं हटाओ इस प्रोपोर्शनलिटी को, ये फोर्स आपको 16 न्यूटन कह रहा है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर तुमने क्या किया, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज सक्सेसिवली, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्फीयर्स। तो पहले ये एक अनचार्ज स्फीयर को तुमने इसके साथ टच कराया, तो भैया दोनों ने आपस में चार्ज को बांट लिया बराबर बराबर। तो शुरुआत में टोटल चार्ज Q ही था, इन दोनों को मिला के तो Q का आधा क्या होगा, Q/2 Q/2। तो ये भी हो जाएगा Q/2 और इसके पास भी आ गया Q/2। अब तुमने इन दोनों को आपस में टच कराया, तो भैया टच कराने से पहले इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना है, Q/2 प्लस Q यानी 3Q/2, उसका आधा आधा बांट लेंगे यानी 3Q/4 3Q/4। तो टच कराने के बाद इस पे आ गया 3Q/4 और सर इस पे भी आ गया होगा 3Q/4। बढ़िया है। अब हमसे कहता है कि भैया अब इन दोनों के बीच में एक नया फोर्स F प्राइम लग रहा होगा, तो F प्राइम कितना होगा, K/R², लेकिन चार्जेस बदल गए हैं, Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/4। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो 3/8 और बाकी आपको KQ²/R² ही है जो कि 16 के बराबर था, राइट। यानी कि सर ये हमको नया फोर्स फाइनली निकल के आ रहा है 6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, एकदम एकदम सिंपल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में सारे के सारे फंडे, सारे के सारे कंसेप्ट। प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A एंड B आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये आपको एक है, ये दूसरा है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। क्या तो आप दोनों को टच कराओ या फिर दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक बात है सर। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ द टू स्फीयर्स, मान लीजिए कि कनेक्टिंग करने के बाद इन दोनों के ऊपर चार्जेस Q1 Q2 होते हैं। फंडा यही है कि सर इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द डे सेम होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा सर KQ1 डिवाइडेड बाई A और इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई B। तो भैया K से K मरेगा और दोनों चार्ज का जो रेशियो है वो हमको सर A/B के बराबर आ रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। कुछ है क्या? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है और एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको दिया है इतना। यानी कि तुमको एरिया वेक्टर तो दे ही दिया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इज 4 एंड द यूनिट वेक्टर इज माय डियर फ्रेंड 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय योर √16। हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो भैया फ्लक्स आपको हो जाएगा E.A वेक्टर, E.A वेक्टर। E आपके पास है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस योर 8k कैप डिवाइडेड बाई √6 डॉट, आपके पास एक 4 है, आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई √6 है। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो भैया देखिए √6 और √6 आपस में मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। एक 4 था उसको भी साइड करो, i वाला i के साथ डॉट देगा तो ये 4 हो गया है, प्लस j वाला j के साथ डॉट देगा तो सर ये 6 हो गया है, और k वाला k के साथ डॉट देगा तो सर ये 8 हो गया है। सो दिस बिकम्स योर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 10 इंटू 18। तो सर ये हो जाएगा 3 6 और ये आपको हो जाएगा 12। तो सर यहां से हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 का इंटीजर आंसर रहा आपका 12। ठीक है, एकदम बढ़िया है, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक बात है सर, क्या बोल रहा है सवाल में, क्या कह रहा है प्रश्न में? हमसे प्रश्न में कहता है कि भैया तुम्हारे पास यहां पे 2 चार्जेस है, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। आपके पास यहां पे 2 चार्जेस हैं, ठीक बात है सर। एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, सही बात है। दिस गैप इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 4 सेंटीमीटर। P पॉइंट भी है, अच्छा P
पी पॉइंट की खासियत क्या है पता है? हमसे कहता है कि भैया पी पॉइंट पे दोनों चार्जेस के वजह से वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ये पी पॉइंट के पास। पहले तो ये बताओ कि पी पॉइंट के पास दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इंडिविजुअली? Q2 की वजह से दूर जाता हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड Q3 की वजह से पास आता हुआ होगा। Q3 आपको नेगेटिव चार्ज है। तो जनाब हमसे सवाल में कहता है कि भैया वाई एक्सिस, ऑफ कोर्स यहां पे इनको ऐसा दिखाना चाहिए था कि ऊपर वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, बट ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ही नहीं। विच मीन्स अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोला है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E3 बोला है, सपोज करो कि हमने इस एंगल को θ2 बोला है और इस एंगल को θ3 बोला है, अगर हमने इस डिस्टेंस को R2 बोला है और इस डिस्टेंस को R3 बोला है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि E2 का वर्टिकल कंपोनेंट और E3 का वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कटना चाहिए। अगर ये θ2 है तो जनाब आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल भी θ2 है, और ये तो आपको है ही θ3। तो क्या हमको दिख नहीं रहा है कि E2 का ऊपर वाला कंपोनेंट विच इज योर E2 cos θ2 और E3 का ये नीचे वाला कंपोनेंट विच इज योर E3 cos of θ3, ये दोनों आपस में कटा होगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x के अलोंग होगा, y के अलोंग नहीं होगा। तो यहां पे बस आपको यही इक्वेशन को लिखना था, E2 cos of θ2 इज इक्वल टू योर E3 cos of θ3। बढ़िया है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो सर E2 क्या है? Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी K Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। cos θ2 कितना हो जाएगा सर? बेस जो कि 4 है, जो कि सर 4 है, अपॉन हाइपोटेनस जो कि R2 है। E3 की बात करोगे तो E3 आपको Q3 के वजह से है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे K Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos θ3 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज अगेन योर 4 अपॉन R3। तो सर ये 4 और 4 आपस में मर गया है ना, दोनों तरफ सेंटीमीटर ही था, तो कोई दिक्कत भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं है। K और K आपस में मर गया। हमसे Q2 बाई Q3 पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे Q2 बाई Q3 पूछ रहा है, विच इज नथिंग बट R2 अपॉन R3 का होल क्यूब। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको R2 है क्या? R2 है आपको 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 20 टू द पावर हाफ। और सर ये R3 कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी सर 25 टू द पावर हाफ। तो आप R2 और R3 की जगह ये दो टर्म्स को लिखते, यानी कि सर 20 बाई 25, राइट? ठीक लिखे ना भाई साहब? हाँ 3 बाई 2, 3 बाई 2, ठीक बात है सर। बाई 2 क्यों आया पता है ना, यहाँ पे हाफ था, इसको आप कट कर सकते थे 5 4 और इसको आप कट कर सकते थे 5, तो यहीं से हमको दिख रहा है। पहले क्यूब कर लो तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 124, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अभी भी मेरा रूट बच रहा है, यानी कि सर ऊपर में आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 125 का रूट होता है 5 रूट 5, 5 रूट 5। तो अगर हम कंपेयर करें तो सर हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 5। ठीक है, इंटीजर टाइप में आपको ये सवाल, ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। एट दी सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग, भैया इस प्रकार से आपको माहौल दे रखा है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। इस पे अगर तुम टोटल चार्ज कैपिटल Q मान लो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर, इस पे अगर तुम टोटल चार्ज Q मान लो तो भैया हर एलिमेंट आपको सेंटर से उतनी ही दूरी पे है। तो पूरे रिंग के वजह से जो सर सेंटर पे आपको पोटेंशियल होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू योर KQ डिवाइडेड बाई R, उसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। अच्छा, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू आपको है 10 टू द पावर -1 मीटर, तो 10 टू द पावर -1, और चार्ज आपको हो जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई योर पेरीफेरी विच इज पाई आर। ना लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखा है 4 नैनो कूलम पर मीटर, तो यहां पे तुम Q की जगह इसको लिखते, लैम्डा की जगह तुम लिखते 4 इंटू 10 टू द पावर -9
मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर विच इज 10⁻⁻1। सो बेसिकली आपका आर और आर तो मर जाता था, तो नहीं भी लिखते तो चलता। 10⁻⁻9 प्लस 9 मरेगा, तो ये हमको सर निकल के आ रहा है 36 टाइम्स पाई। पाई ऑलरेडी है, एक्स को भरना है, तो सर हमारा एक्स यहां पे निकल के आ रहा है 36। ठीक है, एकदम शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जा सकता है ना। ये सब सवाल ऐसा है जो कि आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं कि भैया इतनी मेहनत क्यों ही कर रहे हैं हम लोग जीवन में। प्रश्न में आपसे पूछता है कि भैया ये जो आपको रीजन है इसके थ्रू फ्लक्स कितना है ना। तो फ्लक्स होता है सिर्फ इनक्लोज चार्ज के वजह से 5Q Q एंड -2Q, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। तो सर ये हो जाएगा 6 और माइनस से मतलब 4, तो 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में था। ठीक है, तो फ्री फोकट का आपको ये सवाल दिया गया था। ये सवाल आपको आखिरी सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसके बाद आपको शुरू होगा कैपेसिटर के जो 6 क्वेश्चन हैं। सवाल में कहता है कि आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये आपको खुद एक्स का फंक्शन है, 2x आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। कहने का मतलब है कि आपके पास यहां पे ना टोटल 6 फेसेस हैं क्यूब में। क्यूब में ये जो ऊपर का फेस होगा, ये जो सर नीचे का फेस होगा, ये जो सर फ्रंट वाला फेस है क्यूब का, और ठीक इसके एग्जैक्टली पीछे वाला फेस, इन चारों फेसेस की वजह से तो सर ऐसे भी फ्लक्स नहीं है, क्योंकि इन चारों फेसेस के एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना। अगर हम ऊपर वाले फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट साइड है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, फ्लक्स ऐसे भी 0 है। सर यहां पे आपको 2 फेसेस का ही कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स में, एक है सर हमारा ये वाला फेस और एक है सर हमारा ये वाला फेस। तो इन दोनों फेसेस के थ्रू फ्लक्स पता करो तो पूरे क्यूब का फ्लक्स आपको निकल के आ जाता। ठीक बात है सर। अब जनाब आपको जो क्यूब का ईच साइड है वो 2 है, यानी कि सर यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो सर हमारा 4 मीटर स्क्वायर है और डायरेक्शन सर राइट साइड होगा। यहां पे जो एरिया वेक्टर है मैग्नीट्यूड सर उसका भी 4 मीटर स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर यहां पे भी राइट साइड होगा और यहां पे भी सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड ही होगा। सवाल उठता है कि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो है कितनी, दोनों जगह सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो है कितनी। सर ये वाला जो फेस है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2 + 2 यानी कि 4, तो इस x की जगह 4 पुट करोगे तो 8 आएगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 न्यूटन पर कूलम। ये वाला जो आपका फेस है वो आपको इस ओरिजिन से है ना, वाईजेड प्लेन से, ये आपको सर 2 मीटर की दूरी पे है, तो यहां पे x की जगह 2 पुट किया तो 2 × 2 4, तो सर ये है आपको 4 न्यूटन पर कूलम। अगर हम ध्यान से देखें तो सर हमारा जो फ्लक्स निकल के आएगा, हमारा जो सर यहां पे फ्लक्स निकल के आएगा, E इंटू एरिया करना पड़ता, ये दोनों ही आपको सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव फ्लक्स हुआ 8 × 4 32। ये एरिया अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहां पे फ्लक्स नेगेटिव हो गया है ना, थीटा आपको 180 डिग्रीज है, cos 180 -1 आता, तो 4 × 4 कितना होगा 16, तो यहां पे -16 लिखना पड़ेगा। तो आपका जो सही जवाब है क्या वो 16 नहीं है, क्या वो आपको 16 नहीं है। तो टोटल आपको 15 सवाल पूछे गए थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अपने बात करते हैं भाई साहब यहां पे कैपेसिटर की। फिर से मेरा बताना फर्ज बनता है, आपका फॉलो करना फर्ज बनता है कि भैया कैपेसिटर का भी प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सिर्फ यही नहीं कि हम लोग अप्रैल का कर रहे हैं, हम लोगों ने एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ 2020, 21, 22, 23, 24 का जनवरी अटेम्प्ट एंड अ स्पेशल सीरीज कॉल्ड योर रैंक बूस्टर सीरीज, जहां पे आपको थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है, ये सब हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सभी का लिंक आपको नीचे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते जनाब कैपेसिटर की। कैपेसिटर का ये रहा आपको पहला सवाल, ठीक है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12.5 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो आपके पास पहले से ही एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 12.5 पिकोफैरेड
और आपने इसको एक सेल के अक्रॉस फुल्ली चार्ज कर दिया है, दिस इज योर 12 वोल्ट। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। इसका मतलब इसके अक्रॉस पूरा का पूरा आपको 12 वोल्ट है। बढ़िया है सर। तो इसके ऊपर चार्ज आपको आ गया कुछ Q। ये Q कितना है, C इंटू वी, C इंटू वी। 12.5 को 12.5 इंटू 12 है। हम तो कह रहे हैं 12.5 को क्या हम लोग 25/2 नहीं लिख सकते थे? इट इज जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सर हमको निकल के आ रहा है 150 पीको कूलम। माइक्रो कूलम मत लिखना, ध्यान देना पीको में चल रहा है सब कुछ। अच्छा सर, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। ठीक बात है भाई, अगर तुम बैटरी को हटा भी दो, अगर तुम बैटरी को अब हटा भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर ये चार्ज तो है, इसके ऊपर ये चार्ज तो है। बढ़िया है सर, आपने बैटरी को हटा दिया, कोई बात नहीं, इसके ऊपर ये चार्ज अभी है 150 पिको कूलम। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच। तो भैया अभी फिलहाल के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अभी फिलहाल के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको जो थी दैट इज सिंपली योर हाफ CV स्क्वायर, है ना। आपको इस समय आपको इसका ये पोटेंशियल पता है। तुम चाहो तो Q²/2C भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी Q पता कर लिया है। हाफ CV स्क्वायर भी कर सकते थे इस केस में। हाफ C आपको कितना है 12.5 यानी कि 25/2, V का स्क्वायर यानी कि सर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक बात है सर। तो ये सर हमारे को कट रहा है ऐसे ऐसे खट खट, 6 इंटू 6। सर ये आपको कितना आया था 150, सो 150 इंटू 6 सर, ये तो हमको 900 पीको जूल निकल के आ रहा है। फाइनली की जब बात करोगे ना, वहीं पे बच्चे थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं कि भैया आपने बैटरी निकाल दिया सिस्टम से, इसके ऊपर चार्ज अब फिक्स हो गया है। बैटरी लगे लगे अगर तुम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते तो चार्ज वेरी करता, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जाता, सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ता तो और चार्ज आता। लेकिन अब आपको चार्ज कैसे प्रोवाइड करेगा, कोई एजेंट है नहीं, राइट, बैटरी है नहीं आपके पास। तो तुमने इसमें जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल भी दिया, इसका K की वैल्यू आपको 6 है, इसका चार्ज अभी भी Q का Q ही है। तो अब फाइनल जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, उसके लिए तुम Q²/2C का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे एक नया C आएगा, Q²/2 इंटू C। और अब नया C क्या है भाई, क्या हो जाता है 6 इंटू C, है ना, जो आपको पुराना कैपेसिटेंस था उसमें आपको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे सर हम लिख सकते थे 6 इंटू C। बढ़िया है सर। Q², Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150 है, तो ये आपको हो जाएगी 150 मल्टीप्लाइड बाई योर 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू C। और C आपको है 12.5 यानी कि सर 25/2। 2 से 2 हमारा यहाँ पे मरेगा, ये आपको 530 से यहाँ पे एक और 5 बचता तो ये भी 30 हो जाता, ये आपको मरता तो सर ये हमको 5 हो जाता। तो सर यहाँ पे इवेंचुअली हमको 150 पिको जूल दिख रहा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा चेंज, तो भैया पहले 900 था, बाद में 150 है, तो आपको जो चेंज आया होगा, जो आपको चेंज आया है दैट इज इक्वल टू योर 750 पीको। पीको का मतलब 10⁻⁻12। तो यहीं से हमको दिख रहा है कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो 750 है। ठीक बात है एकदम, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, the electric field between the two parallel plates of a capacitor is of capacitance 1.5 microfarad drops to, अच्छा उड़ी बाबा, drops to 1/3 of its initial value in 6.6 seconds when the plates are connected by a thin wire. The resistance of the wire is how much? तो हुआ क्या कि आपके पास कैपेसिटर था, है ना, कैपेसिटेंस उसका है हमको 1.5 माइक्रो फैराड। ठीक बात है, इसके ऊपर पहले से ही कुछ चार्ज है, इसके ऊपर सर पहले से चार्ज है Q0 समय शून्य पे, तभी तो बीच में आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो सर हमको बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको बीच में,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब क्यू बाई एरिया और नीचे में एक एप्सिलॉन नॉट। तो सर शुरुआत में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, ठीक बात है, लेकिन फिर आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टर से इस प्रकार से। तो सर ये तो आरसी सर्किट हो गया, वो भी डिस्चार्जिंग वाला, ये रेजिस्टेंस आर है। अभी ये समय शून्य का फोटो है। किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में क्या हुआ, किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में यानी समय टी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डिक्रीज हो गया, बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज आपको धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मान लेते चार्ज आपको Q है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E है, और ये E कितना बोलता है, ड्रॉप्स टू 1/3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E0/3 है, और ये कितने टाइम में हुआ है, तो T0 टाइम में हुआ है, और हमको वो टाइम यहां पे दे रखा है। दिस इज दैट योर T0 टाइम। बहुत ही बढ़िया है सर, शानदार, अद्भुत। सर हमको पता है Q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे हम कह रहे हैं अगर दोनों तरफ ए एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, और ये आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर E इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ई हमको कहता है कि E0/3 हुआ है, कितने टाइम में हुआ है रे बाबा, तो T0 टाइम में हुआ है। E0 से E0 मर जाएगा, ये आप लिख सकते थे 3 टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर माइनस T0/RC। दोनों तरफ अगर लॉग ले ले तो log 3 इज इक्वल टू T0/RC। हमें T0 में नहीं, हमें R में इंटरेस्ट है, सो R इज इक्वल टू योर T0 डिवाइडेड बाई योर C इंटू log 3। अब इसके अंदर जो है आप डेटा को सब्स्टिट्यूट करें। R इज इक्वल टू T0 हमको कहता है 6.6 10 टू द पावर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड 1.5 10 टू द पावर माइनस 6। log 3 कहता है कि भैया 1.1 ले लीजिए, तो ले लेते 1.1। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में मरेगा, ये दोनों आपस में काटोगे तो 6 बचेगा, 1.5 इसको काटेगा तो सर ये 4 बचेगा। यानी सर 4 ओम जो है अपना यहाँ पे आंसर होना चाहिए। बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस 25, 30, 45 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। तो सर पहला जो केस यहां पे है केस 1, जहां पे आपने तीनों कैपेसिटर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ा है। तो भैया पैरेलल में जोड़ा है तो सी इक्विवेलेंट के लिए चुपचाप तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक बात है। एनर्जी स्टोर्ड इन द अबव कॉम्बिनेशन इज कैपिटल E, तो कैपिटल E इज इक्वल टू योर हाफ सी इक्विवेलेंट का V²। ये आपको पहले केस में है, सी इक्विवेलेंट 1, इस वाले केस के लिए, ठीक बात है सर। फिर आपने तीनों को सीरीज में जोड़ दिया है। नाउ द स्टोर्ड एनर्जी इज 9/xe। तो भैया सेकेंड केस में, केस 2 में क्या हुआ है, केस 2 में आपने तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ा है। ऑफ कोर्स सेम बैटरी के अगेंस्ट आपने यहां पे जोड़ा है, सही है। लेकिन अब आपको सी इक्विवेलेंट अलग होगा, तो आपको जो नया एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई V2 का स्क्वायर, V² बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ पे E2/E1 लिखे तो बेसिकली दिस इज योर नथिंग बट सी इक्विवेलेंट सेकेंड केस में अपॉन सी इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में। सर फर्स्ट केस का सी इक्विवेलेंट लिखना बहुत आसान है, चुपचाप तीनों को ऐड कर दो। 25, 30, 55, 55 में ये जोड़ोगे हो जाएगा कितना आपको 100। सर ये तो 100 है, ये 100 है सर, दिख रहा है ना। 45 प्लस 25 कितना होता है 70 और 30 100। लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट 2, सी इक्विवेलेंट 2। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो भैया आपको ये 25 है, ये 30 है और ये सर हमारा 45 है। हम क्या कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, सबसे पहले 30 और 45 का निकाल दो, 30 और 45 का निकाल दो। तो ये आपको कितना हो जाएगा 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 इज नथिंग बट योर 75, ठीक बात है सर। तो ये हमको निकल के आ रहा है, दिस इज योर 15, दिस इज योर 9, दिस इज योर 2, तो सर ये निकल के आ रहा है 18।
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 18 है। अब 18 और 25 का निकाल दो इक्विवेलेंट, है ना। सो हम देख पा रहे हैं कि C इक्विवेलेंट 2 जो है दैट इज इक्वल टू 18 प्लस योर दिस मच, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको 18 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो जाएगा। सो ऊपर में आपको है ना 25 प्लस 18 आएगा, दैट इज नथिंग बट योर 43। तो C इक्विवेलेंट ये आपको 1 बाई C इक्विवेलेंट 2 है, तो C इक्विवेलेंट 2 आपको हो जाएगा 18 इंटू 25 और नीचे में हमारा आ जाएगा 43। तो सर ये आपको कट के हो जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा 9। तो ऊपर में 9 है और नीचे में आपको 86 है। सो 9 बाई एक्स, तो x का मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे 86। ठीक है, चलिए शानदार। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये सवाल में क्या है कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कष्ट है। इस सवाल का हम आपको पहले बता देते, इसको हम लोग कोई प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करने वाले, हम इसमें आपको बताते गड़बड़ी क्या क्या है। ये सवाल का ऑफिशियल आंसर जो है एनटीए ने जो दिया है, ये सवाल आपसे जो बच्चे शायद बहुत 1-2 साल बाद अगर इसको देख रहे हैं तो आपको भी हम समझा दें, ये सवाल आपसे पूछा गया था जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में, एंड एंड तक एनटीए ने जो इसका ऑफिशियल आंसर की दिया था दैट वाज योर 80। ठीक बात है। अब हम आपको बताते हैं कि सवाल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, a capacitor of 10 microfarad capacitance whose plates are separated by 10 millimeter through air and each plate has area 4 centimeter square। तो हमको पहले बोलता है कि तुम ये आपको कैपेसिटर को हल्का सा ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाया है, आप इसको 90 डिग्री ऊपर रोटेट भी कर सकते थे, तो 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ऐसा हम लोग को इस प्रकार का डायग्राम देखने की आदत है, बस और कोई बात नहीं है। हमको कहता है कि भैया सेपरेशन जो है वो 10 मिलीमीटर है, एरिया भी आपको प्लेट का दे रखा है दैट इज योर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमसे कहता है कि सर ये जो कैपेसिटेंस है ना, अंदर में एयर है फिलहाल के लिए, दिस C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। अब पंगा यहां पे ये है कि ये पूरा का पूरा डेटा ही गलत है। क्यों? आपको पता है कि भैया एयर कैपेसिटेंस के लिए C होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक बात है सर। C आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया हमको दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी हमको दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक बात है सर। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 इसको काटेगा तो 10 टू द पावर -4। ये वाला 10 100 हो जाएगा, तो इसके साथ जाके मिलेगा तो 10 टू द पावर -2। ठीक बात है। तो तुमको यहां से दिख रहा है कि सर आपका जो ये एप्सिलॉन नॉट है वो कितना निकल के आ रहा है, वो आपको निकल के आ रहा है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -2, जो कि आपको पता है कि भैया एप्सिलॉन नॉट आपको 8.85 10 टू द पावर -12 होता है, तो -12 भी नहीं -2 है। तो वहीं पे दिख रहा है कि इन्होंने हड़बड़ाहट में जो डेटा वेटा तो बना दिया है, लेकिन ये चेक नहीं किया कि ये 10 माइक्रोफैरड इस डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, ये तो पहला ब्लंडर है ना। जहां पे भी आप सॉल्यूशन देखेंगे इस बात को तो कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उनको मन था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप नहीं सोचे उसके बारे में ज्यादा, है ना, आप अपनी बुद्धि को बंद करके तब भी ये सवाल में आगे बढ़ जाए। फिर हमसे कहता है कि भैया आपने 50% जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 डाल दिया और यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 डाल दिया। द न्यू फोर्स बिटवीन द प्लेट, पहले तो न्यू बोल रहा है जैसे कि इसके पहले कोई फोर्स का डेटा दिया गया था। न्यू फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज 8 न्यूटन। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है वो हमसे कहता है 8 न्यूटन। समझिएगा पहले फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट सिखा देंगे हम इसके थ्रू, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि बहुत से अच्छे बच्चे इसमें शायद उलझे होंगे, उनके लिए हम इस पे ज्यादा आपको एम्फेसिस कर रहे हैं। मान लीजिए इस पे सर चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज -q है, पूरे प्लेट पे एक चार्ज q होना चाहिए, पूरे पे -q होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, तो सर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है, सिर्फ -q के वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इस वाले प्लेट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, दैट E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इस वाले प्लेट की वजह से पूछ रहे हैं हम। सिग्मा आपको हो जाएगा Q बाई एरिया, सो Q बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, चार्ज यहां पे पता है, तो जो फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर जिस फोर्स से माइनस क्यू को अट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको निकल के आ जाता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो सर हमारा हो गया है फोर्स का इक्वेशन। अब यहां पे आपको क्या होने वाला था कि भैया आपके पास दो अलग अलग कैपेसिटर हो गया है ना। तुम यहां पे जो काम किए, तुम जो यहां पे काम कर रहे हो कि भैया आपने ऊपर वाले में डाल दिया है K1 इज इक्वल टू 2 और नीचे में डाल दिया है K1 इज इक्वल टू 3, जिसके वजह से ऊपर आप इस पूरे सिस्टम को ऐसे रीड्रॉ कर सकते थे कि ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 है और नीचे वाले का कैपेसिटेंस C2 है। नीचे वाले का आपको कैपेसिटेंस C2 है। ठीक बात है सर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने वो एप्सिलॉन नॉट के ब्लंडर को यहां पे इग्नोर कर दिया, तो तुम क्या बोलने वाले थे? तुम बोलने वाले थे कि सर ये जो 10 माइक्रोफैरड है, जब आपको बीच में खाली एयर था, हमने आपको फॉर्मूला दिखा दिया, इसको हटा दो एक बार। जब आपको सिर्फ यहां पे एयर था, जब आपको सिर्फ यहां पे एयर था, तो आप क्या बोलते कि 10 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक बात है सर। अब सिर्फ अगर ऊपर वाले की बात करें तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि C1 जो होगा दैट इज इक्वल टू, C1 जो होगा दैट इज इक्वल टू योर K1 A बाई 2, क्योंकि अब आपको सिर्फ आधा ही एरिया है, तो A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कि सर K1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि 10 के बराबर है। ठीक बात है। और K1 खुद 2 के बराबर था, तो आपस में मरेगा, तो ये सर हमको 10 माइक्रोफैरड ही बचा, यानी सर C1 की वैल्यू थी 10 माइक्रोफैरड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे C2 की बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पे सर C2 की बात करें तो C2 इज इक्वल टू K2 अगेन हाफ ऑफ एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये आपको निकल के आएगा 3 बाई 2 इंटू 10, यानी कि सर 15 माइक्रोफैरड। ये सर हमको निकल के आ रहा है 15 माइक्रोफैरड। तो जनाब आपने जब इस पूरे सिस्टम को एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगाया, तो C1 पे अलग चार्ज है, C2 पे अलग चार्ज है, यानी कि सर यहां से लेके यहां तक पे अलग चार्ज होगा और यहां से लेके यहां तक पे अलग चार्ज है। यहां पे अगर Q1 चार्ज है तो सर यहां पे Q2 चार्ज है, राइट। तो ऊपर वाले दोनों प्लेट्स के बीच का जब फोर्स लगाओगे तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करना, नीचे वाले पे अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और Q1 कितना हो जाएगा? C1 इंटू वी, C1 इंटू वी, है ना, दिस इज इक्वल टू योर C2 इंटू वी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो भैया आपको यहाँ पे जो इस वाले प्लेट पे फोर्स F1 है और इस वाले प्लेट पे फोर्स F2 है, तो आपका F1 कितना हो जाएगा? Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एरिया भैया सिर्फ आधा ही तो एरिया है, A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। A मेरे लिए टोटल एरिया है जो हमको सवाल में दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको निकल रहा है Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली तुम F2 देखोगे तो वो निकल के आएगा Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो आपको प्रश्न में F1 प्लस F2 दे रखा है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि आपका जो F1 है विच इज दिस मच, और जहां पे Q1 जो है वो आपको C1V के बराबर है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सर C1 स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस योर C2 स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू योर 8 न्यूटन। ठीक है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट तो यूज करने का मन है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भैया यहां पे अगर 8.85 यूज कर लिए, इसका मतलब सवाल का ये डेटा तो आपको ऐसे ही गलत दिख रहा है हमको। तो आप यहां पे अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप मैनिपुलेशन कर सकते थे। A एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू योर 10D, 10D, है ना। आप यहां पे A एप्सिलॉन नॉट की जगह 10D लिख दो, 10D लिख दो, 10D यहां पे आप 10D लिख दो, जहां पे आपको 10 जो है वो आपको सर माइक्रोफैरड में है, वो बस आप ध्यान रखना।
राइट। C1 C2 कितना है वो भी आपको पता है, तो C1 C2 भी सब्स्टिट्यूट करो, आपको यहां से V निकल के आ जाएगा। लेकिन ये आपको कतई 80 से मैच नहीं खाने वाला है। हम आपको आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना आपको दूर तक समझा रहे हैं, अदरवाइज शुरुआत में ही बोल के निकल जाते कि सवाल आपको गलत है। मूविंग ऑन। बट आई अंडरस्टैंड बहुत से आप में से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो इतने दूर तक आ रहे होंगे, माथा अपना नोच रहे होंगे, गूगल पे जा जाके 10 जगह सर्च कर रहे होंगे, सब जगह आपको अल बल बता के रखा हुआ है। अब हम आपको वो भी तरीका बताते हैं, वो गलत तरीका बताते हैं जिससे आपको ये 80 आंसर भी आ जाता। वो गलत तरीका क्या है देख लो। गलती भी पता होनी चाहिए कि भैया गलती अपने को क्या नहीं करनी है जीवन में। ये जो आपका फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू के क्यू, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्या है यहां पे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो गलत चीज क्या हो रहा है कि यहां पे जो हमारा आया ना, ये इस प्रकार से, सर ऊपर C1 है नीचे C2 है, C1 C2 आपस में पैरेलल में है ना, यहां पे आपने कोई सेल लगाया होगा V का, राइट। तो गलत तरीका क्या हो रहा है मार्केट में कि भैया ये जो Q है ना, उन्होंने बोल दिया कि सर इसको ले लो C इक्वलेंट इंटू V, और C इक्वलेंट आपको हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V, राइट। सो मुद्दे की बात है कि इसको लिया जा रहा है C इक्वलेंट इंटू V, तो Q की जगह ये लिखते तो सर C इक्वलेंट का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है सर। अच्छा, ये हमने सॉल्व किया था, C1 हमारा आया था 10, ये हमारा निकल के आया था 15, और जो a एप्सिलॉन नॉट है शुरुआत में देखा था ना, a एप्सिलॉन नॉट बाई d, यानी कि a एप्सिलॉन नॉट को तुम यहाँ पे c इंटू डी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, c इंटू डी से आप इसको रिप्लेस कर सकते थे, राइट। तो बस इसी को इस्तेमाल करके तुम ट्राई कर सकते हो अपना ये v को फाइंड आउट करने का। बट जैसा कि हम बोल रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है, तो इस सवाल को अब हम लोग फाइनली आगे इससे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ कैपेसिटर हैज एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम and two conducting plates of area 12 and they are separated by 0.6 सेंटीमीटर। आपके पास ये सिचुएशन है और आपके पास फाइनली एक और सिचुएशन है। ओरिजिनल सिचुएशन में बीच में भैया आपको कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो आपको 0.6 सेंटीमीटर है। ये जो आपको प्लेट एरिया है दैट इज इक्वल टू योर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपने क्या किया, आपने इसमें डाल दिया है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका थिकनेस जो है वो 0.6 सेंटीमीटर था, राइट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर 0.6 सेंटीमीटर, एंड आपने इस प्लेट को थोड़ा सा और राइट साइड शिफ्ट किया है, सवाल में आपको लिखा हुआ है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक बात है सर, बढ़िया है। हमने इसको बोल दिया है D, हमने इसको बोला है D, ठीक है। टू कीप द कैपेसिटेंस सेम एज द प्रीवियस वन, आपने 0.2 एक्स्ट्रा इसे राइट साइड इसलिए शिफ्ट किया ताकि भैया शुरुआत में अगर पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस C है तो बाद में भी पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस C होना चाहिए। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज हाउ मच, हमसे K की वैल्यू पूछ रहा है। हमने इसको D बोल दिया है, हमने इसको अगर D बोला है तो अब जो आपका फाइनली प्लेट का सेपरेशन है वो कितना है, 0.6 को भी D बोलना पड़ेगा, तो 0.2 को D/3 बोल सकते हैं। तो अब फाइनल प्लेट का सेपरेशन है 4D/3। तो शुरुआत में आपको जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू योर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और बाद में जो कैपेसिटेंस है आपको अब डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसका थिकनेस है D के बराबर। क्या होता है फॉर्मूला, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T/K। यहाँ पे ये D होता है दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो अब 4D/3 है, तो 4D/3 माइनस T डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जो कि D के बराबर है प्लस D/K। सर आपका ये दोनों आपस में मरेगा, D से D से D से D हमारा मर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब तो 4/3 माइनस 1 प्लस 1/K इज इक्वल टू 1। तो भैया ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 1/3, यानी कि सर 1/K इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू योर 2/3। तो K की वैल्यू हमको सर 1.5 निकल के आ रही है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1।
ठीक बात है, बढ़िया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक बात है। कई बच्चों को इसका समझ में नहीं आता है, अगर तो इसको 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करें। रियलिटी में तो भैया पूरा का पूरा माहौल 3D में ही चल रहा होगा। सॉरी, ये देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा देखिए ऐसा, ये ऐसे है आपको 3D में पूरा, ठीक है, ये आपको ऐसे है, यहाँ पे भी प्लेट्स, ये पूरा एक सपाट प्लेट है ऐसा, ठीक बात है सर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको और इसके नीचे ठीक, इसको बांटो ऐसे आधा आधा, इसके नीचे ठीक, ये दोनों व्हाइट वाला आपस में एक कैपेसिटर बना रहा है, ये दोनों ग्रीन वाला आपस में एक कैपेसिटर बना रहा है, और ये दोनों ऑरेंज वाला आपस में एक कैपेसिटर बना रहा है। बढ़िया है सर, लुक हियर, इसके बीच का सेपरेशन D है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 2D है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सर 3D है। दिस इज योर D, दिस इज योर 2D एंड दिस इज योर 3D। दिखना चाहिए। प्लेट एरिया सर तीनों का तीनों ही हमको A/3 है, ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट तीनों ही एरिया सर हमको A/3 ईच है, राइट। ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल। तो भैया तुमको दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस C1 है, इनके बीच में C2 है और इनके बीच में C3 है, तो आपका जो C इक्विवेलेंट है वो बेसिकली C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तीनों आपस में पैरेलल में है, राइट। ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है, ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है। C1 आपको कितना है, C1 आपको हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A कितना है A/3, A/3। तो सर एक काम करो ना, A/3 को फिलहाल के लिए स्मॉल a बोल दो, बाद में A/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सर ये हमारे को हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, बाद में हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, ये हो जाएगा सर A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। तो हम देख सकते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और अंदर में यहाँ पे आप 6 एलसीएम लेते तो 6 + 3 + 2, तो ऊपर में आपको हो जाएगा 11/6 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a की जगह तुम लिखते हैं यहाँ पे A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो सर हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, नीचे में आपको 18 बन रहा है, ऊपर में 11 बन रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक में मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।